एक आदमी अस्पताल गया और उसके दोनों अंडकोश काट दिए गए, लेकिन बाद में पता चला कि ऑपरेशन गलत हो गया। कैंसर के सेल्स फिर भी पूरे शरीर में फैल गए। यह जानकर वह गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि अपनी पत्नी द्वारा दिए गए ताबीज को कसकर पकड़ लिया और जोर से हंसने लगा, क्योंकि उसे लगा कि ऐसी निसंतान मौत ही उसकी पत्नी की आत्मा को थोड़ी शांति दे सकती है। लेकिन जब उसने दोबारा आंखें खोली तो उसने अपने पुराने घर की खिड़की पर धूल से ढका हुआ शुभ विवाह का निशान देखा। फिर वह जल्दी जल्दी घर के अंदर और बाहर ढूंढने लगा। तभी उसने देखा कि पूरी तरह नग्न झो याओ मिट्टी के चूल्हे के पास सिमटी हुई पड़ी है। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब सी वीरानी थी और फिर वह सिसकते हुए रोने लगी। पिछले जन्म में तुमने ही चाल चलकर झो याओ को जलाशय में गिरा दिया था, जिससे गांव वालों ने उसे अस्त व्यस्त हालत में देखा। जब तुमने उसे बचाया था, इज्जत बचाने के लिए उसे मजबूरन तुमसे शादी करनी पड़ी, लेकिन शादी के बाद उसने एक दिन भी चैन से नहीं जिया। तुम्हारी लगातार मारपीट से तंग आकर वह अपनी बच्ची को लेकर पानी में कूद गई और आत्महत्या कर ली। जब उसके भाई ने माँ बेटी की लाशें नदी से निकाली, तब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उसके बाद तुमने समय के साथ बहुत पैसा कमाया, इतना कि 10 जन्म भी खर्च न कर पाओ, लेकिन अपनी जान देकर जो सबक सीखा वो तुम अब नहीं रहे। जब तुम अपने पुनर्जन्म की खुशी में डूबे थे, तभी अचानक एक दर्द भरी चीख सुनाई दी, दूर रहो, मुझे मत छुओ। अब जब तुमने झो याओ को कांपते हुए देखा तो तुम्हें याद आया कि इस बार वह अपने मायके से पैसे उधार लेकर बच्चे के लिए खाना लाने आई थी, लेकिन तुमने वो पैसे छीनकर शराब खरीद ली थी और नशे में घर आकर तुमने उसके साथ फिर से बुरा व्यवहार किया था। यह सोचकर तुमने खुद को जोर जोर से थप्पड़ मारने शुरू कर दिए, जब तक कि तुम्हारे मुंह से खून बहने न लगा। झो याओ चुपचाप तुम्हें देखती रही और ताने भरी हंसी हंस दी। उसे याद भी नहीं था कि यह कितनी बार हो चुका है, क्योंकि हर बार तुम नशा उतरने के बाद माफी मांगते, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही सब दोहराते। वह तुम्हारी मारपीट सह लेती थी, लेकिन अपनी बच्ची को भूखा नहीं देख सकती थी। बच्ची की कमजोर रोने की आवाज सुनकर उसके अंदर थोड़ी उम्मीद जागी। वह घबराकर कपड़े पहनती है और बच्ची को गोद में उठाती है, लेकिन कुपोषण के कारण उसके पास दूध नहीं था, जिससे बच्ची और जोर जोर से रोने लगी। बच्ची की आवाज सुनकर तुम भी होश में आए और जल्दी से जमीन पर पड़े कपड़े पहन लिए। पत्नी, तुम रुको, मैं अभी कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। यह कहकर तुम गांव के कोने वाली दुकान की ओर भागे। वहाँ बूढ़ा दुकानदार तुम्हें देखकर बोला, इस बार कौन सी शराब चाहिए? तुमने कहा, उधार में थोड़ा दलिया दे दो, पैसे कल दे दूंगा। वह तुम्हारे सूजे हुए चेहरे को देखकर कुछ नहीं बोला और चुपचाप तुम्हें दलिया दे दिया। तुम उसका धन्यवाद करके जल्दी घर लौट आए। घर पहुंचकर तुमने देखा कि तुम्हारी पत्नी अभी भी उसी हालत में खड़ी है और तुम्हारा दिल फिर से कसक उठा। पत्नी, दलिया ले आया हूँ। वह बोली, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, मेरी बेटी को मत बेचना, नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को कोसूंगी। यह सुनकर तुम वहीं खड़े रह गए। तुम्हें याद आया कि तुमने सच में ऐसा करने की सोची थी, बेटी को बेचकर शराब खरीदने के लिए। तुम्हें अपने कर्मों पर शर्म आई। तुमने दलिया बिस्तर पर रख दिया और कहा, मैं कसम खाता हूँ, मैं हमारी बेटी को नहीं बेचूंगा, कल से काम ढूंढूंगा। यह कहकर तुम बाहर चले गए और फिर खुद को थप्पड़ मारने लगे। तुम्हें याद आया कि इसी महीने झो याओ ने बच्ची को लेकर जलाशय में कूदकर जान दे दी थी। ये सोचकर तुम डर गए। घर में खाने को कुछ नहीं था। 20 मिनट बाद तुम पहाड़ी के पास पहुंचे और अपने कपड़े के इलास्टिक से एक गुलेल बना ली। तुमने पत्थर मारकर कुछ पक्षियों का शिकार किया और जाल से एक मुर्गी भी पकड़ ली। पिछले जन्म में तुमने शूटिंग का शौक सीखा था, इसलिए यह सब करना तुम्हारे लिए आसान था। कुछ पक्षी और एक मोटी मुर्गी पकड़कर तुम उन्हें बांधकर घर ले जाने लगे। तभी अचानक तुम्हें लगा कि कुछ गायब हो गया है। तुम घबरा गए। तभी तुमने देखा कि तुम्हारे गले में लटका ताबीज चमक रहा है। यह वही ताबीज था जो तुम्हारी पत्नी हमेशा पहनती थी और उसकी मौत के बाद तुमने उसे उठा लिया था। जैसे ही तुमने उसे छुआ, तुम एक छोटे से अलग स्थान में पहुंच गए। कुछ देर प्रयोग करने के बाद तुम्हें समझ आया कि यह एक खास जगह है जहां तुम ताबीज के जरिए जा सकते हो। अब तुम्हें लगा कि इस गुप्त शक्ति से तुम अपनी जिंदगी फिर से बदल सकते हो। घर लौटते समय तुमने देखा कि अब कई घरों में बिजली आ चुकी है, लेकिन तुम्हारे घर में अभी भी तेल का दिया जलता है। घर पहुंचकर तुमने खाना बनाया और रात को एक बड़ा कटोरा सूप लेकर कमरे में गए। याओ, खाना खा लो, मैंने सूप बनाया है। 3 बार बुलाने के बाद वह धीरे धीरे बाहर आई। उसने सूप को देखा, लेकिन पास नहीं आई, बस वहीं खड़ी रही। उसकी आंखों में नफरत भरी हुई थी। इस वक्त तुम अपनी पत्नी को पैबंद लगे कपड़ों में देखते हो तो तुम्हारे दिल में फिर से कसक उठती है। इस कमी कमजोरी के दौर में भी झो याओ की सुंदरता अलग ही नजर आती थी, लेकिन तुम खुद एक निकम्मे इंसान थे जिसने उसे पाया और फिर उसकी कदर नहीं की। अब उसे पूरी तरह सतर्क देखकर तुम उसके साथ बैठकर खाना खाने की इच्छा रखते हो, लेकिन यह भी जानते हो कि तुम्हारे सामने वह कभी खाना नहीं खाएगी। मैं रसोई में खा लेता हूँ, यह कहकर तुम मुड़कर बाहर चले जाते हो। झो याओ वहीं खड़ी रह जाती है और उस बड़े कटोरे में भरे कबूतर के मांस के सूप को देखती रहती है। उसके मन में अजीब सा अविश्वास उमड़ता है। क्या यह सपना है या कुछ और? पहले जब भी घर में खाने को कुछ होता, तुम खुद पेट भर खाते और उसे सिर्फ बर्तन धोने का पानी ही नसीब होता था। इसलिए भले ही वह भूख से बेहाल थी, लेकिन वह तुरंत खाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। जब उसने देखा कि तुम बाहर खिड़की के पास बैठकर सूप पी रहे हो और रसोई के दरवाजे पर एक बड़ी जंगली मुर्गी टंगी है, तो उसे लगा कि तुम पहाड़ पर शिकार करके आए हो। तब वह वापस कमरे में गई और खाना खाने लगी। खाना खत्म होने के बाद तुम्हारी पत्नी की सतर्क निगाहों के बीच तुमने खुद बर्तन धोने का काम संभाला। पहले तुम बहुत आलसी थे,
शायद यह पहली बार था जब तुमने इस घर में ढंग से कोई काम किया। सब खत्म करने के बाद दिन में किए अपने गलत कामों को याद करके तुमने एक बर्तन में गर्म पानी भरकर कमरे में ले आए। तुम इससे अपना शरीर साफ कर लो। यह कहकर तुम बर्तन रखकर जल्दी से बाहर चले गए। दरवाजे पर बैठकर काफी देर तक इंतजार करते रहे। अंदर से हल्की हल्की पानी की आवाज आने लगी। तुम आसमान की ओर देखते हुए सोचने लगे कि कल से कोई काम ढूंढना होगा ताकि घर की हालत जल्दी सुधर सके। अब पतझड़ का मौसम था और सर्दियों में तापमान -20 डिग्री तक चला जाता है। पत्नी और बच्चे के लिए गर्म कपड़े जरूरी थे, नहीं तो वे सर्दी सह नहीं पाएंगे। जब पानी की आवाज बंद हुई तब तुम अंदर गए। तुम्हें अचानक देखकर झो याओ डरकर पीछे हट गई। पास मत आना। यह देखकर तुम्हें एहसास हुआ कि तुमने पहले कितना बुरा व्यवहार किया था और यह भी कि उसका डर इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। इसलिए तुमने नरमी से कहा, मैं बस पानी बाहर रखने आया हूँ। यह कहकर तुम पानी लेकर बाहर चले गए। झो याओ ने तुम्हारी ओर ध्यान नहीं दिया और जैसे ही तुम बाहर गए उसने जल्दी से कपड़े पहन लिए। आंगन में तुमने उसी गर्म पानी से जल्दी से खुद को साफ किया क्योंकि शिकार के लिए तुम काफी देर तक घास में पड़े रहे थे। इसके बाद तुम दरवाजे पर बैठ गए और अपने पिछले जन्म के बारे में सोचने लगे। एक समय कुछ बाहरी लोग पहाड़ों में जड़ी बूटियां लेने आते थे। उन्हें रास्ता नहीं पता था तो वे तुम्हें अपने साथ ले जाते थे। तब तुमने उनके तरीके देखकर सीखा था कि ये चीजें कैसे निकाली जाती हैं। अब तुम खुद जाकर उन्हें निकालकर बेच सकते थे। यह सोचकर तुम्हारे अंदर नई ऊर्जा आ गई। तुमने एक मशाल बनाई और कुछ साधारण औजार लेकर घर के अंदर आवाज लगाई, दरवाजा बंद कर लेना, मैं बाहर जा रहा हूँ। तुम पूरी रात बाहर रहे और सुबह 4 बजे घर लौटे। किस्मत अच्छी थी। पहाड़ से उतरते वक्त तुम्हें एक जंगली जानवर का बिल मिला जिसमें कुछ छोटे छोटे बच्चे थे। तुम उन्हें लेकर आए और जल्दी से तैयार किया। एक हिस्सा घर में रखकर बाकी लेकर तुम बाजार गए। तुम्हें लगा था कि शायद यह नहीं बिकेगा, लेकिन कुछ लोगों ने खुद आकर पूछ लिया। एक बुजुर्ग दंपति ने तुम्हारी मेहनत देखकर अच्छा दाम दिया और सब खरीद लिया। फिर तुम जड़ी बूटियां लेकर एक पुराने दवा दुकान पर गए। दुकानदार ने सामान देखते ही कीमत बताई। तुम्हें लगा कि वह कम दाम दे रहा है तो तुम वापस लेने लगे। तब उसने तुम्हें रोक कर कहा, अगर दाम पसंद नहीं तो बात कर सकते हैं। आखिरकार तुमने बेच दिया क्योंकि तुम्हें पैसों की जरूरत थी। फिर तुमने मांस, आटा और मुश्किल से दूध पाउडर खरीदा। घर लौटते समय तुम्हें पत्नी के फटे कपड़े याद आए तो तुम एक दुकान में जाकर उसके लिए कपड़े भी ले आए। रास्ते में तुम एक बूढ़े शिकारी के पास गए और खाने के बदले उसकी बंदूक ले आए। तुम जानते थे कि इस समय में जीने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी। घर के पास पहुंचकर तुमने देखा कि झो याओ बच्चे को पीठ पर बांधकर खेत में काम कर रही है। तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें देखकर गुस्से में आ गया। उसे देखकर तुम्हारी आंखें भर आईं। उसने शक भरी नजरों से तुम्हें देखा, तुम्हारे कपड़ों पर लगी मिट्टी और टोकरी में भरे सामान को देखा। तुमने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया और घर की ओर चल दिए। तुम जानते थे कि अगर तुम्हें पत्नी को मनाना है तो पहले उसके पेट को भरना होगा। तुम रसोई में खाना बनाने लगे। शाम होने पर झो याओ कुछ मक्के की रोटियां लेकर घर आई। जैसे ही वह आंगन में दाखिल हुई उसे रसोई से आती खुशबू महसूस हुई। मांस की खुशबू हवा में फैल रही थी। इसे महसूस करते ही झो याओ जल्दी से रसोई के दरवाजे तक पहुंची और देखा कि तुम साधारण चूल्हे के सामने खड़े होकर खाना बना रहे हो। झो याओ पूरे दिन काम करने के बाद भूख से बेहाल थी। उसने मक्के के आटे के बने हुए रोटे रखे और फिर कमरे में जाकर सो रही बच्ची को छोटे बिस्तर पर सुला दिया। लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा, मेज पर रखी दूध पाउडर की डिब्बी पर उसकी नजर पड़ी। अचानक उसका खून खौल उठा और वह दौड़कर रसोई में आई और तुम्हें एक थप्पड़ मार दिया। क्या तुम फिर से मेरी माँ से पैसे मांगने गए थे? तुम इतने गिर गए हो? उसकी बात सुनकर तुम्हें धीरे धीरे याद आया कि पहले तुम सच में चाकू दिखाकर अपनी सास से पैसे मांगते थे। तुमने तुरंत इनकार किया, नहीं, ये पैसे मैंने आज कमाए हैं। यह कहते हुए तुमने जेब में हाथ डाला। यह देखकर झो याओ और गुस्से में आ गई और तुम्हें एक और थप्पड़ मार दिया। अब भी वही हरकतें याद आ रही हैं। लगातार 2 थप्पड़ खाकर तुम थोड़ा असहज होकर मुस्कुरा दिए। तुमने तुरंत अपनी जेब से 5 नोट निकाले और उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ये लो, आज की कमाई है। झो याओ के हाथ में जब पैसे आए तो उसे चक्कर सा आ गया। वह गिरने लगी तो तुमने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने तुम्हारा हाथ झटक दिया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि तुम जैसे आदमी एक दिन में इतना पैसा कमा सकते हो। तुमने समझाया, मैं कल पहाड़ पर गया था, जड़ी बूटियां निकाली और एक जानवर का बिल भी मिला। सब मिलाकर 6 नोट मिले। एक मैंने खर्च कर दिया, बाकी ये हैं। जड़ी बूटी का नाम सुनकर झो याओ थोड़ा शांत हुई। उसे पता था कि ऐसी चीजें कीमती होती हैं, लेकिन उन्हें ढूंढना आसान नहीं होता। उसे याद आया कि सुबह कुएं के पास खून के निशान थे और घर में मांस पक रहा था, तो शायद तुम सच बोल रहे हो। फिर भी उसे शक था कि तुम इतना सब कैसे जानते हो। तुमने हाथ उठाकर कसम खाई, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। अब उसका गुस्सा थोड़ा कम हुआ। तुमने कहा, पैसे संभाल कर रखो, मैं बड़े भाई के घर थोड़ा मांस दे आता हूँ। तुमने खाना तैयार किया और फिर एक हिस्सा लेकर भाई के घर चले गए। इधर झो याओ पैसे लेकर कमरे में गई और उन्हें अलग अलग जगह छुपा दिया। शादी के बाद पहली बार तुमने उसे पैसे दिए थे, वरना हमेशा तुम उससे पैसे छीनते थे। कुछ देर बाद वह बाहर आई और मेज पर रखा गरम खाना देखकर चौंक गई। रसोई में जाकर देखा तो आटा और तेल भी भरा हुआ था और ऊपर मांस भी टंगा था। वह सोच में पड़ गई, क्या तुम सच में बदल गए हो? लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था। जब तुम लौटे तो तुमने उसके कटोरे में मांस का टुकड़ा डाल दिया और कहा, कल मैं फिर पहाड़ जाऊंगा, जल्दी से जितना हो सके काम करना है। झो याओ ने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा सिर हिला दिया। वह सोच रही थी कि रोज ऐसा नसीब नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोली। जब उसने मांस वापस करने की
कोशिश की तो तुमने कहा तुम बहुत कमजोर हो, ज्यादा खाओ, बच्चे के लिए भी जरूरी है। यह सुनकर उसने तुम्हें घूरा लेकिन कुछ नहीं बोली और खाना खा लिया। तुम बहुत थक चुके थे इसलिए खाना खत्म करते ही कहा मैं सोने जा रहा हूँ और जाकर तुरंत सो गए। झो याओ ने बर्तन साफ किए और फिर कमरे में आई। उसने तुम्हारे कपड़े उठाए और रात में ही धो दिए। फिर जब वह सोने जा रही थी तो उसका पैर एक टोकरी से टकराया। उसने उठाकर देखा तो उसमें नए कपड़े थे, उसके लिए और बच्चे के लिए। वह कुछ देर तक तुम्हें देखती रही और सोचने लगी कि तुम सच में बदल रहे हो या नहीं। तुम गहरी नींद में थे। रात में बच्ची 2 बार रोई लेकिन तुम नहीं जागे। सुबह जब तुम जागे तो देखा कि झो याओ तुम्हारी तरफ पीठ करके लेटी है। उसने पुराने कपड़े पहने हुए थे। तुम्हारे मन में भावनाएं उमड़ने लगी लेकिन तुमने खुद को संभाला और उसे परेशान न करने का फैसला किया। तुम धीरे से उठे, कपड़े पहने और चुपचाप सामान निकालकर मेज पर रख दिया। तभी झो याओ उठकर बैठ गई और ठंडी नजरों से तुम्हारी तरफ देखने लगी। जब तुमने अपनी पत्नी को खुद से बात करते सुना तो तुम्हारे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। तुम्हें पता था कि झो याओ तुम्हारी चिंता कर रही है लेकिन भगवान ने तुम्हें दोबारा जीने का मौका दिया था और अब तुम्हें हर हाल में पूरी तरह खुले माहौल से पहले शुरुआती पूंजी इकट्ठा करनी थी। पिछले जन्म में उनके माँ बेटी के चले जाने के बाद तुम एक आवारा की तरह भटकते रहे थे। बाद में तुम्हें एक सहारा मिला और तुम एक सरकारी दुकान में काम करने लगे। मीठी बातों के कारण धीरे धीरे तुम्हें मैनेजर बना दिया गया और इसी वजह से तुम्हें बड़े लोगों से मिलने का मौका मिला। इस बार तुम अपने दम पर जल्दी से पहला पैसा कमाना चाहते थे, इसलिए अभी के समय में शिकार और जड़ी बूटियां निकालना सबसे तेज तरीका था। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें पिछले जन्म की यादें थी। तुम्हें पता था कि कहां कहां ये चीजें मिलती हैं। इतना अच्छा मौका तुम कैसे छोड़ सकते थे? बस दिक्कत ये थी कि पत्नी को कैसे समझाओ कि तुम पहाड़ पर जाने की जिद क्यों कर रहे हो। झो याओ ने देखा कि तुम चुप हो गए हो तो समझ गई कि तुम्हारा जिद्दी स्वभाव फिर जाग गया है। वह चुपचाप कंबल ओढ़कर लेट गई और बोली, रसोई में तुम्हारे लिए रोटी रखी है। उसकी बात सुनकर तुम मुस्कुरा दिए और उसके पास जाकर उसके गाल पर एक किस कर दिया। पत्नी, मैंने कल बड़े भाई से बात कर ली है। आज तुम्हें उनके घर काम पर जाने की जरूरत नहीं है और रसोई में जो मांस है उसमें से आधा समय मिलने पर अपनी माँ के घर दे आना। झो याओ तुम्हारे पास आते ही डर गई थी। उसे लगा कि तुम फिर मारोगे, लेकिन जब तुमने ऐसा किया तो वह समझ ही नहीं पाई कि क्या हुआ। तुमने बेटी को भी एक किस किया और घर से निकल गए। जब वह संभली तब तक तुम जा चुके थे। सुबह सुबह वह सो नहीं पाई और बिस्तर पर ही पड़ी रही। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। भाभी, इतनी सुबह आई हो, क्या बात है? लियू गुई हुआ अंदर झांकते हुए बोली, सुना है कल रात तुम लोगों ने मांस खाया। तुम्हारा आदमी कहीं जुआ जीत कर तो नहीं आया? वह धीरे धीरे रसोई की ओर बढ़ने लगी और हैरान होकर बोली, इतना सारा मांस, ये तो चोरी जैसा लग रहा है। झो याओ का चेहरा सख्त हो गया और उसने कहा, अगर कुछ गलत होगा तो कानून देखेगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। लियू गुई हुआ ने बात बदलते हुए कहा, अरे मैं तो बस चिंता कर रही थी। मेरा बच्चा मांस खाने के लिए रो रहा है। क्या तुम 5 किलो मांस उधार दे सकती हो? झो याओ उसे अच्छे से जानती थी। उसे पता था कि अगर उसने दे दिया तो वापस नहीं मिलेगा। उसने साफ मना कर दिया, इतना बड़ा फैसला मैं नहीं ले सकती, तुम उससे ही बात करना। और उसने रसोई का दरवाजा बंद कर दिया। लियू गुई हुआ नाराज होकर चली गई। उधर तुम पहाड़ पर मेहनत करके एक बड़ी जड़ी बूटी निकालने में लगे हुए थे। शाम तक तुमने उसे सावधानी से निकाल लिया। तभी तुम्हें एक हिरण दिखाई दिया। तुमने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और गोली चला दी। घर पर झो याओ खाना बना चुकी थी और बच्ची को दूध पिला रही थी, लेकिन तुम अभी तक नहीं लौटे थे। वह चिंतित हो गई। तभी तुम चुपचाप घर लौट आए। तुम्हारे आने की आवाज सुनकर वह बाहर आई और बोली, हाथ धोकर खाना खा लो। तुमने देखा कि उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन ध्यान से सब देख रही थी। जब तुमने खाना देखा तो तुम्हारी आंखें भर आईं। तुम बैठकर खाने लगे और कहा, मैं थोड़ी देर में गांव के प्रधान के पास जाऊंगा, घर में बिजली लगवानी है। यह सुनकर झो याओ चौंक गई और बोली, बिजली लगेगी तो हर महीने बिल भी देना होगा। वह डरते हुए तुम्हें देख रही थी कि कहीं तुम गुस्सा न हो जाओ। तुमने उसकी बात समझी और तुरंत टोकरा उठाकर अंदर ले आए। ये देखो, आज मैंने जो निकाला है इसे शहर में बेचेंगे तो अच्छा पैसा मिलेगा। झो याओ हैरान होकर उसे देखने लगी और बोली, सच में तुमने निकाला है? तुमने कहा, मैं कसम खाता हूँ मैंने कुछ गलत नहीं किया। अब वह थोड़ा मान गई। फिर उसने कहा, आज दिन में तुम्हारी भाभी आई थी, वह 5 किलो मांस मांग रही थी। मांस की बात सुनकर झो याओ का चेहरा उतर गया। साफ था कि वह खुश नहीं थी। तुम्हें लगा कि तुम्हारे घर पर न होने के दौरान दूसरी भाभी ने उसे कुछ कहा होगा। तुमने गंभीर होकर कहा, अब इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है, पैसे और सामान सब तुम संभालो। अगर तुम नहीं देना चाहती तो हम नहीं देंगे। तुम्हारी बात सुनकर झो याओ थोड़ा सोच में पड़ गई। काफी देर बाद उसने धीरे से कहा, मैं नहीं देना चाहती। वह कहती तो है उधार, लेकिन वापस कभी नहीं करती। यह सुनकर तुम्हारे चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। तुमने प्यार से उसकी नाक छुई और कहा, ठीक है, नहीं देना तो नहीं देंगे, हमें किसी का दबाव नहीं झेलना। तुम्हारी मुस्कान देखकर झो याओ कुछ पल के लिए ठिठक गई, फिर बेटी को उठाकर अंदर चली गई। तुमने खाना खाया, बर्तन धोए और आधा किलो मांस लेकर रात में बाहर निकल गए। गांव के प्रधान वांग शुआंजू ने तुम्हें देखकर हैरानी जताई, लेकिन मांस देखते ही खुश हो गए। इतनी रात को किस काम से आए हो? तुमने कहा, घर में बिजली लगवानी है, थोड़ा इंतजाम करवा दीजिए। उन्होंने तुरंत हामी भर दी। वापस लौटते समय तुमने देखा कि झो याओ अंधेरे में रसोई में बैठी तुम्हारे छोड़े हुए हड्डियों को खा रही है। यह देखकर तुम्हारा दिल टूट गया। तुमने भारी आवाज में पूछा, तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी आवाज सुनकर वह डर गई और हड्डी हाथ से गिर गई। मुझे मत मारो, ये तो आपने छोड़ा था। मैंने सोचा फेंकना ठीक
नहीं। उस पल तुम्हें अपने की पर गहरा पछतावा हुआ। तुम उसके सामने घुटनों के बल बैठ गए। वह डर कर चिल्ला उठी, क्या कर रहे हो? लेकिन फिर उसने महसूस किया कि तुम रो रहे हो। तुम्हें देखकर उसका दिल भी पिघलने लगा। तुम उठे और धीरे से उसके आंसू पोंछे। तुम अंदर बैठो, मैं खाना बनाकर लाता हूँ। तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। वह समझ नहीं पाई, लेकिन शर्माते हुए बाहर चली गई। तुमने जल्दी से स्वादिष्ट खाना बनाया और उसे देने गए। कमरे में जाते ही तुमने उसकी पीठ देखी। एक पल को तुम भावुक हो गए, लेकिन खुद को संभाल लिया। तुमने उसे पीछे से पकड़ते हुए धीरे से कहा, अब मुझे छोड़कर मत जाना। उस रात दोनों पहली बार सुकून से साथ सोए। सुबह जब जो याओ उठी तो उसे याद आया कि रात में बच्ची नहीं रोई थी। वह घबरा गई। तुम तुरंत उठकर बच्ची के पास गए और देखा कि वह जाग रही है और मुस्कुरा रही है। तुमने उसे प्यार से उठा लिया। यह देखकर जो याओ को राहत मिली और उसकी आंखें नम हो गईं। उसे समझ आया कि रात में तुमने ही बच्ची का ध्यान रखा था। उसके मन में सवाल आया, क्या तुम सच में बदल गए हो? दूसरी तरफ तुम रसोई में खाना बना रहे थे। जब जो याओ बच्ची को लेकर आई तब तक खाना तैयार था, सब्जी, दलिया और रोटियां। तुमने बच्ची को गोद में लिया और कहा, तुम पहले तैयार हो जाओ। वह तुम्हें देखकर मुस्कुरा दी। खाना खाते समय गांव का प्रधान और काम करने वाला आदमी आ गया। उन्होंने तुम्हें देखा और मुस्कुराए। बाद में तुमने उन्हें कुछ पैसे दिए और काम शुरू हो गया। घर में बिजली लगाने की तैयारी होने लगी। काम खत्म होने के बाद तुम अंदर आए। तभी जो याओ ने तुम्हें कपड़ा फेंकते हुए कहा, कपड़े पहन लो, ऐसे मत घूमो। तुम्हें समझ नहीं आया, लेकिन तुमने कपड़े पहन लिए। तुम्हें नहीं पता था कि पिछली रात के कुछ निशान अब भी दिखाई दे रहे थे और इसी वजह से जो याओ थोड़ा झेंप गई थी। वह शर्म से कहीं छुप जाना चाहती थी। बाहर वाले लोगों के सामने वह तुम्हें कुछ कह भी नहीं पा रही थी। तुम्हारे पहाड़ पर जाने के बाद जो याओ ने अपने गर्म होते गालों को पकड़कर काफी देर तक खुद को संभाला। फिर बिस्तर के कपड़े उतारकर धोने लगी। उसने बच्चे का छोटा बिस्तर आंगन में रखा और उसे उस पर लिटा दिया। फिर एक टब में पानी भरकर कपड़े धोने लगी। इसी बीच उसकी माँ एक टोकरी लेकर आई जिसमें अंडे और थोड़ा सा मांस था। जो याओ ने माँ को देखा तो तुरंत हाथ पहुँचते हुए उठी, माँ आप कैसे आ गई? उसकी माँ टोकरी रसोई में रखकर अपनी बेटी को ऊपर नीचे देखने लगी। उसके पुराने और ढीले ढाले कपड़े देखकर उसकी आंखें भर आईं और उसने नजरें फेर लीं। वह बच्चे को गोद में उठाकर बोली, घर का काम खत्म हुआ तो सोचा तुम्हें देख लूं। फिर उसने घर की हालत देखी, 3 टूटे फूटे कच्चे कमरे, और मन ही मन पछताने लगी कि उसने यह शादी क्यों होने दी। जो याओ, अगर तुम्हारा गुजारा उसके साथ नहीं हो रहा तो छोड़ दो उसे। तुम्हारी उम्र अभी है, पूरी जिंदगी खराब मत करो। माँ की बात सुनकर जो याओ कुछ देर चुप बैठी रही। उसे वह दिन याद आया जब तुमने उससे पैसे छीनकर शराब खरीदी थी। उस वक्त उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं दिख रही थी, यहाँ तक कि उसने मरने का भी सोचा था। लेकिन उसके बाद तुम्हारा बदलता व्यवहार भी उसे याद आया। तुमने खुद को मारा, बच्चे के लिए खाना लाए और अब कुछ दिनों से तुम सच में बदलते नजर आ रहे थे। माँ ने सोचा कि वह बच्ची की वजह से डर रही है तो बोली, अगर तुम बच्ची को रखना चाहती हो तो मैं मदद कर दूंगी। फिर थोड़ा रुककर बोली, लेकिन फिर शादी करना मुश्किल होगा। यह सुनकर जो याओ ने बच्ची को लिया और कहा, माँ मैं अभी तलाक नहीं लेना चाहती। वह अब बदल रहा है। उसने बच्चे के नए कपड़े दिखाए, यह उसने खरीदे हैं, मेरे लिए भी कपड़े लाया है। माँ ने बेटी के चेहरे पर आई हल्की मुस्कान और आंखों की चमक देखी तो थोड़ी हैरान रह गई। उसे याद आया कि किसी ने बताया था कि तुम पर कर्ज है, इसलिए वह चिंतित होकर आई थी। लेकिन अब उसने कुछ नहीं कहा और बस संतोष से सिर हिलाया। अगर वह बदल रहा है तो अच्छा है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उधर तुम पहाड़ पर थे, मुंह में रोटी दबाए, ये सोच रहे थे कि 2 मंजिला घर बनाने में कितना खर्च आएगा। तुम हिसाब लगा रहे थे कि जड़ी बूटियां बेचकर घर बनाने के बाद भी अच्छी बचत हो सकती है। उस समय 10,000 रुपए होना भी बड़ी बात थी। तुमने सोचा कि अभी कुछ साल गांव में रहना है तो पहले घर की हालत सुधारनी होगी। अभी का घर इतना खराब था कि उसमें ठीक से खड़ा होना भी मुश्किल था। तुम्हें पता नहीं था कि इस समय तुम्हारी सास और पत्नी तलाक की बात कर रही थी। अगर तुम्हें पता चलता तो शायद तुम काम पर ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि तुम्हारे लिए अब सबसे जरूरी पत्नी और बच्चा थे। तुम्हारे पास पैसे कमाने के कई तरीके थे, इसलिए तुम्हें जल्दी नहीं थी। दोपहर होने को थी और झो याओ की माँ बिना खाना खाए ही वापस जाने लगी। उसे डर था कि अगर वह खा लेगी तो बेटी को कम मिलेगा। झो याओ ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। तब झो याओ ने रसोई से मांस का बड़ा टुकड़ा काटा और उसके पीछे भागी। यह ले जाओ, घर पर सब मिलकर खा लेना। माँ ने इतना बड़ा मांस का टुकड़ा देखा तो उसकी आंखों में लालच झलक उठा।